नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा आपके साथ, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है, जिसमें जाने माने वकील उज्ज्वल देवराव निकम और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। मनोनीत लोगों में जाने माने इतिहासकार व शिक्षाविद मीनाक्षी जैन और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। प्रख्यात सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ठोस दलीलें देकर अपनी विशेष पहचान बनाई। उज्ज्वल निकम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे और उनकी कूटनीति व रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान है। देश की विदेश नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सदानंदन मास्टर को केरल में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है। जानी मानी इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की शासी परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत उज्ज्वल निकम को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, उज्ज्वल निकम का विधि क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वे न केवल एक सफल वकील रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर हर्षवर्धन श्रृंगला को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, हर्षवर्धन श्रृंगला जी एक राजनयिक, बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं। वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और G20 की अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उन्होंने एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सी सदानंदन मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे न झुकने की भावना का प्रतीक है। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर के अपने समकक्ष विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टेमासेक होल्डिंग्स के मनोनीत अध्यक्ष टेओ ची हेन से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर बातचीत होने की संभावना है। सिंगापुर यात्रा के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्री अपनी चीन यात्रा के दौरान अन्य सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई यानी कल भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे होगी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुक्ला व 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अगले 5 साल यानी 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा मध्य प्रदेश की वैश्विक निवेश रणनीति में महत्वपूर्ण कदम है। दुबई और स्पेन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश को लेकर इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई में भारतीय मूल के प्रमुख उद्योगपतियों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। इस दौरान वे ESDM, फार्मा, टेक्सटाइल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य संभावित क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस हिरासत में अजीत कुमार की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर तमिलगा वेत्री कजगम ने चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया।
टीवी के ने इस मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। सावन माह के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिव भक्तों की सेवा में कोई कमी न रहे। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा पर कहा कि इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद नगर निगम ने कांवड़ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन काल नेमी चला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर हरिद्वार जिले की पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी चलाकर 118 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का वेश धारण कर आमजन को गुमराह कर रहे थे। सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से तैयार की गई है। पहले के 103 जिलों की तुलना में इस बार 121 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 85% जिलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। श्री अमरनाथ यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा और सुरक्षा की मजबूत संगम के साथ ऐतिहासिक बनती जा रही है। 3 जुलाई को शुरू हुई इस पवित्र यात्रा में अब तक 1.63 लाख श्रद्धालुओं ने बर्फानी बाबा के दर्शन कर लिए हैं। आज जम्मू कश्मीर के नुनमान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 11वां जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह है। कठुआ में से आए एक तीर्थयात्री ने कहा, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर उज्जैन से आए तीर्थयात्रियों ने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगी, जो श्रवण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का दिन होगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। आज भी कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के कारण क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में 1 जून से 12 जुलाई की अवधि के औसत से 75% अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आंधी तूफान के दौरान सावधानी बरतें। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश के कारण पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसमें बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं चेन्नई में बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव और जाम देखा गया। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव देखा गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी बारिश का कहर जारी है, जिसमें आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में 31वें संस्करण में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना प्रदूषण और ट्रैफिक का समाधान है, एक अच्छी एक्सरसाइज और फिट रहने का मंत्र है। मनसुख मांडविया ने कहा कि इस संडे देश में 7000 से अधिक स्थानों पर देश के युवाओं ने संडे ऑन साइकिल से फिट इंडिया का संदेश दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भारत के पेशेवर पहलवान दी ग्रेट खली ने झंडी दिखाई। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेस 100। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के इंजन को लेकर धुआं परेशानी बनता है। ऐसे में अगर सब्सिडी देकर BS6 मानक इंजन लगवा दिए जाएं तो बाकी की आधी राशि ट्रांसपोर्टर खुद ही भरने को तैयार हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला कारोबारी हफ्ता काफी अहम होने वाला है। बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के मुताबिक तिमाही नतीजे, खुदरा महंगाई के आंकड़े, अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर नए अपडेट और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से बाजार की चाल प्रभावित होगी। 14 से 18 जुलाई के कारोबारी सत्र में HCL टेक, नेल्को, टाटा टेक, तेजस नेटवर्क, AWL एग्री बिजनेस और HDFC लाइफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ITC होटल्स, एक्सिम बैंक और HDFC, MAC इंडियन होटल्स और पॉलीकैब, विप्रो और JSW स्टील जैसी कंपनियां नतीजे जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के रूप से कच्चे तेल की खरीद से वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर स्तर पर लाने में मदद मिली है। अजमेरा रियल्टी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अपनी बिक्री प्रदर्शन में सालाना और तिमाही दोनों आधार पर भारी गिरावट दर्ज की है। कैरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार आयकर के बोझ में हालिया कमी, मुद्रास्फीति में नरमी, कम ब्याज दरें और कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल परिदृश्य में से देश में ग्रामीण आय और समग्र उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% है, इसलिए इसका भारत के समग्र विकास परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय जीवन बीमा उद्योग ने संशोधित सरेंडर वैल्यू नियमों, कम क्रेडिट लाइफ सेल्स और ग्रुप सिंगल्स प्रीमियम के प्रभाव के बीच जून में 41,117.1 करोड़ रुपए के नए बिजनेस प्रीमियम रजिस्टर किए। कैरेज रेटिंग्स के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अगले 3 से 5 वर्षों में 10 से 12% की दर से बढ़ती रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिलांग में उद्योग हितधारकों के साथ एक संवाद सत्र में भाग लिया। साथ ही मेघालय के शीर्ष महिला करदाताओं को सम्मानित भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार देश का स्वर्ण भंडार सप्ताह के दौरान 34.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 84.846 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सोने के साथ साथ SDR 3.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.868 अरब डॉलर हो गया। वहीं देश का विदेशी मुद्रा भंडार 699.736 अरब डॉलर रहा। और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने बताया कि भारत सरकार ने देश में रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माताओं के लिए 1,345 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की योजना तैयार की है। अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन करते हुए 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसमें NIA की लिस्ट में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकी पवित्र सिंह बटाला भी शामिल है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता के दौरान यूक्रेन में युद्ध पर मॉस्को को अपने पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की है। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच रूस और उत्तर कोरिया अपनी सैन्य और राजनीतिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में मॉस्को के शीघ्र अधिकारियों की उच्च स्तरीय यात्राओं की श्रृंखला में लावरोव की यात्रा सबसे नवीनतम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राजनीतिक समर्थकों से आग्रह किया है कि वे कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित फाइलों को लेकर उनके प्रशासन पर हमला करना बंद करें। ये मामला षड्यंत्र सिद्धांतकारों के लिए जुनून बन गया है। नाइजीरिया ने आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए 44 बोको हराम जिहादियों को 30 वर्ष तक की जेल की सजा सुनाई है। उत्तर पूर्वी स्पेन के अधिकांश क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने के कारण कैटेलोनिया में 2 लाख लोग लापता हैं, जिनके कारण वहां रेल सेवाएं कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय संघ पर 30% का भारी टैरिफ लगा दिया है, जिसमें अमेरिका के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ पहले से ही तनावपूर्ण वार्ता में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तांबे पर टैरिफ से अमेरिकी ऑटो उद्योग पर संकट और गहरा गया है। मैक्सिको ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 30% टैरिफ की नवीनतम धमकी को अनुचित सौदा करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संघ पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी की निंदा की। हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर शांति समझौते के प्रयासों के अवरोध करने का आरोप लगाया। यह आरोप फलस्तीनी क्षेत्र में 21 महीने से चल रहे भीषण युद्ध को रोकने के प्रयास के लगभग एक सप्ताह के बाद लगाया गया है। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने रात भर में 620 से अधिक ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें दागीं, जिनमें कम से कम 6 लोग मारे गए। यूक्रेन ने यह भी कहा कि वह अधिक पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां प्राप्त करने के लिए समझौते के करीब है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को एंटोनियो रूबियो से मुलाकात की। अफगानिस्तान की पत्तियां प्रांत के गार्देज शहर में 50 बेड का अस्पताल बीते कई महीनों से बंद है। वहीं गर्मी के मौसम में संक्रामक रोगों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तर्क पहले न्याय और सुधार फिर चुनाव को सख्ती से खारिज कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी सूरत में चुनाव में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में मानसून की बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका के साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। बांग्लादेश में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि जारी है। इस साल कुल संक्रमितों की संख्या 14,069 तक पहुंच गई है। बांग्लादेश में छात्र और स्क्रैप का काम करने वाले लालचंद उर्फ सोहा की हत्या के बाद जनाक्रोश फूट पड़ा है। कथित तौर पर 2 दिन पहले ढाका में कई लोगों ने मिलकर लोहे और सीमेंट के टुकड़ों से सहयोग को बेरहमी से मार दिया है। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक विजेता ख्वाहिश शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 2 रन बना लिए हैं। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम ने 387 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली गई T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से जीत लिया है। पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने विंबलडन 2025 महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। अनिसिमोवा ओपन एरा में बिना कोई गेम जीते विंबलडन फाइनल हारने वाली टीम की तरफ से फॉरवर्ड आदित्य अर्जुन लालगे ने 2 गोल किए। भारतीय टीम को यूरोपीय दौरे पर अभी 5 मैच और खेलने हैं। दिल्ली IIT में DT रोबोकॉन राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। पहले दिन रोबोकॉन बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रोबोट्स ने प्रतिस्पर्धा की। फिडे महिला विश्व कप में भारत की वुमेन ग्रैंड मास्टर अवंतिका अग्रवाल ने पूर्व विश्व चैंपियन एना उशेनीना को टाई ब्रेक में हरा दिया। फिडे महिला विश्व कप में भारत की पद्मनी राउत को स्विट्जरलैंड की पूर्व विश्व चैंपियन अलेक्जेंड्रा कास्टेन्युक के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ब्राजीलियन क्लब बोटाफेगो के सेंट्रल डिफेंडर जैर कोन्हा इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब नॉटिंघम फॉरेस्ट में शामिल हो गए हैं। 20 वर्षीय जैर, जो 2028 तक बोटाफेगो से अनुबंधित थे, अब नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ जून 2030 तक का अनुबंध कर चुके हैं।
तो खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।